Looking at how histories are written is part of the study of the intellectual history of the period under discussion and can provide a variety of ideas and explanation. हम नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे हिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री लिखने के बहुत से अप्रोचेस हैं और बहुत से वेज हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो आज हम वही देखेंगे जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का जो पार्ट है, उसके ज़रिए हमें कैसे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं और हर एक स्कूल ऑफ थॉट का अपना एक्सप्लेनेशन, अपना वे ऑफ थॉट है। सो ये हमें डेफिनेटली एनरिच करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस हैज़ हैपेंड और इसके ये रीजंस हो सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। The starting point in the history of a society, therefore, has to be a familiarity with the historiography, the study of historical interpretation. क्या है हिस्टोरियोग्राफी? तो हिस्टोरियोग्राफी है इतिहासकारी, और इतिहासकारी जो कि हम हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। हिस्ट्री समझने से पहले हमें हिस्ट्री लिखी किस तरीके से गई है वो समझना ज़रूरी है। This provides recognition of the intellectual context of history. हम हिस्ट्री को नॉर्मली क्या कहते हैं? हाँ ये स्टोरी है, हाँ ये नरेशन है, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड एंड दैट हैपेंड। नहीं, हिस्ट्री सिर्फ स्टोरी नहीं है। हिस्ट्री का जो इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, समझना कि क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और होने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इफ़ेक्ट क्या हुए, ये सब इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन नॉर्मली क्या देखा जाता है कि हिस्ट्री को एक स्टोरी टेलिंग नरेशन के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन आज हम उसके इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव की तरफ फोकस करेंगे। और अगर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अप्रोचेस? 4। 4 बड़े अप्रोचेस हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर। नंबर 1 इज कॉलोनियल, जिसे हम इम्पेरियलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। सेकेंड अप्रोच है नेशनलिस्ट अप्रोच। थर्ड अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच, जो कि ऑफकोर्स कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुआ है। देन फोर्थ मेजर अप्रोच इज सबल्टन अप्रोच, जो कि हमने पिछले वीडियो में स्लाइटली डिस्कस किया था। ये उन लोगों की बात करता है जिसे समाज ने धिक्कार दिया है। ईच ऑफ इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चारों हैं। ऑल दो चारों बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, बट चारों के ओपिनियंस, अंडरस्टैंडिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स उस पीरियड के बारे में बहुत ही डिफरेंट होंगे। उनका जो इंटरप्रिटेशन होगा, वो जो उससे माना निकालेंगे, वो भी बहुत अलग होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही 4 अप्रोचेज हैं। नो, देर आर अ लॉट ऑफ अदर अप्रोचेज ऑल्सो, जैसे कि हो गया कम्युनलिस्ट अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच, लिबरल, नियो लिबरल या फिर फेमिनिस्ट अप्रोचेस और इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। और ये सब कुछ मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री लिखने में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं। We'll deal with them, all of them individually. So let's, before starting, just see what Percival Spare has to say about history of India. The production of histories of India has become very frequent in recent years and may well call for some explanation. ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इंडियन हिस्ट्री जो है अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसा देखा गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है और बहुत ज़्यादा उसमें लिखा जाने लगा है, और जो इंडियन हिस्ट्री है वो जवाब मांग रही है, वो एक्सप्लेनेशंस मांग रही है। और वो कहते हैं कि इसके रीजंस 2 हो सकते हैं। एक तो ये कि जो इंडियन सीन है वो चाह रहा है कि हमें हमारे री इंटरप्रिटेशंस करने हैं, मतलब हमारे बारे में जो लिखा गया है, हमारे फैक्ट्स को, हमारे चैलेंजेस को जिस तरीके से पेश किया गया है, हम उसे री इंटरप्रिटेट करेंगे, यानी हम उसे दोबारा लिखेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये है असल इंटरप्रिटेशन। और वो कहते हैं कि सेकंड हो सकता है कि लोगों के एटीट्यूड में बदलाव आ गया है हिस्ट्री को लेकर, और वो अब समझते हैं कि ये कितना एसेंशियल एलिमेंट है कि किसी भी समाज की हिस्ट्री को उसी समाज के ज़रिए लिखा जाना या वो पिक्चर पेश करना जो अब तक दुनिया को नहीं दिखी गई है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके,
So let's deal with the first major approach of historiography, that is colonial approach. जैसा कि हमने देखा colonial approach को imperialist approach भी कहा जाता है और उसका एक तीसरा नाम anglicist approach भी है. Of course ये बना है English से. ओके, सो colonial approach, imperialist approach या anglicist approach सब एक ही है. अब देखते हैं कि कब इसका प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा था. तो जो मेजर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी था, यहाँ पर कलोनियल स्कूल ने बहुत ही हाई पोजीशन इंडिया में रखी हुई थी. और ये जो कलोनियल अप्रोच है इसे हम दो मानों में समझ सकते हैं. 19th सेंचुरी वो वक्त था जब अगर हिस्ट्री लिखी जा रही थी मॉडर्न इंडिया के बारे में तो वो सिर्फ इस स्कूल ऑफ थॉट के ज़रिए मेजॉरिटिवली लिखी जा रही थी. सो ऑफ कोर्स इनकी हेजिमनी और इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था दिस पीरियड में. लेकिन अगर हम बार बार ये टर्म यूज़ कर रहे हैं कलोनियल अप्रोच, तो उसके क्या मीनिंग होते हैं, तो इसे दो मानों में समझा जा सकता है. जो पहला मीनिंग है वो बताता है कि जो हिस्ट्री ऑफ कलोनियल कंट्रीज़ है उनकी हिस्ट्री जो है सिंपली उन्हें हम कॉलोनियल हिस्ट्री कह सकते हैं. और while the other refers to the works which were influenced by colonial ideology of domination, या फिर जहाँ पर भी जो कॉलोनियल रूल रहा होगा उनकी कॉलोनीज में जो उनकी आइडियोलॉजी यानी जो उनकी सोच थी उसकी वजह से जो बदलाव आते हैं, जो काम होते हैं, उसे कॉलोनियल हिस्ट्री कहा जा सकता है. लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये जो सेकेंड सेंस की बात हो रही है इसे मोस्ट हिस्टोरियन कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के माने में लेते हैं और कहते हैं कि इनफैक्ट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अबाउट कॉलोनियल कंट्रीज बाय द कॉलोनियल ऑफिशियल वाज रिलेटेड टू द डिजायर फॉर डोमिनेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनियल रूल. अगर हम ये सोचें कि ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी कि कॉलोनियल अप्रोच इतना ज़्यादा डोमिनेंस हो गया था, क्या रीज़न था उसके पीछे, तो रीज़न हमें समझ में आएगा कि ऑफ कोर्स जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है उसे लिखेगा कौन? कॉलोनियल ऑफिशियल्स लिखेंगे. अगर कॉलोनियल ऑफिशियल्स अपनी ही काम के बारे में लिख रहे हैं तो वो क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स वो बायस्ड होगा और उनका मेन एम क्या होगा? जस्टिफाई करना. किस चीज़ को? अपने कॉलोनियल रूल को. वो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमने जो किया वो सही किया. और दिस आइडिया ऑफ हमने सही किया, ये जस्टिफाई करने का जो प्रोसेस है वो कॉलोनियल हिस्ट्री में भर भर कर मिलता है. Hence, in most such historical works, there was criticism of indigenous society. अगर मुझे खुद को अच्छा बताना है तो मुझे किसी को डाउन दिखाना पड़ेगा. एंड यही हुआ. खुद को जस्टिफाई करने के लिए इंपेरियलिस्ट राइटर्स ने इंडिजिनस सोसाइटी, इंडिजिनस के माना होंगे देसी लोग. अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडियंस थे वो इंडिजिनस कहलाएंगे. सो जो कॉलोनियल अप्रोच था उसमें देसी सोसाइटी को और उनके कल्चर को क्रिटिसाइज किया गया, बुरा भला कहा गया और उनके समाज पे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सवाल उठाए गए और उसे हर तरीके से निगलेक्ट करने की कोशिश की गई. साथ ही साथ किस चीज़ की तारीफ की गई? प्रेस किस चीज़ की होगी? ऑफ कोर्स वेस्टर्न कल्चर की प्रेस की गई. इंडिजिनस कल्चर जो था, देसी कल्चर, उसकी बुराई की गई और जो वेस्टर्न कल्चर था उसकी प्रेस की गई और उसे ग्लोरीफाई किया गया. ग्लोरीफाई मतलब उसे सबसे बेहतर बताना. उसके जो वैल्यूज़ थे, जो पश्चिमी देश की जो वैल्यूज़ थी, जो वेस्टर्न कल्चर था, उसे ग्लोरीफाई किया गया और ये बताया गया कि यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर, यहाँ के मॉरल, हर चीज़ सबसे बेहतर है. और इसीलिए हम यहाँ पर कॉलोनियल एम्पायर बनाने आए हैं क्योंकि हम आपको भी बेहतर बनाना चाहते हैं. ये अप्रोच था कॉलोनियल आइडियोलॉजी का. और अगर हम बात करें कि कौन थे ऐसे हिस्टोरियंस जिन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा इस जॉनरा ऑफ हिस्ट्री में, सो वो थे जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ और कई और. ये सब जो है कॉलोनियल हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड के मानने वाले लोग थे. आइए हम देखते हैं कि क्या कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर थे
या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब खास बातें जिससे हमें समझ में आए कि ये राइटिंग कॉलोनियल राइटिंग है। सो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 है ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। पहले तो ये समझना होगा कि ओरिएंटल की मीनिंग क्या होती है। सो अगर हम डायरेक्ट मीनिंग देखने की कोशिश करें तो ओरिएंटल माने ईस्टर्न, पूर्वी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम बार बार कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न कल्चर या पश्चिमी सभ्यता, तो हमारा मतलब होता है यूरोप और अमेरिका से। और जब हम ईस्टर्न कहते हैं, पूर्वी, तो हमारा मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए ग्लोब ज्योग्राफिकली तो हम बात कर रहे हैं एशियन कंट्रीज की। तो ऑफ कोर्स इंडिया भी एक एशियन कंट्री है। सो ये जो ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ईस्टर्न रिप्रेजेंटेशन है, और ये देखा जाता है कि हमेशा ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न अप्रोच चला आ रहा है। और जो वेस्टर्न पीपल है, या फिर अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे इम्पेरियलिस्ट लोगों की बात करें, तो उनका ये गुमान था कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो सबसे अच्छा होता है, और जो ईस्टर्न लोग हैं या जो ओरिएंटलिस्ट हैं ये बहुत ही दबे कुचले पुराने ज़माने के लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है, और हम हैं जो इन्हें सुधारने आए हैं। सो ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन जो की गई इम्पेरियलिस्ट लोगों के ज़रिए, वो नॉर्मली बहुत ही बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन की गई और बहुत ही बुरी लाइट में दिखाया गया। ओरिएंटलिस्ट का अपोजिट कहते हैं एंग्लिसिस्ट को। जैसे कि हमने देखा इस अप्रोच का एक और नाम है, वो है एंग्लिसिस्ट। सो बैड रिप्रेजेंटेशन और रादर ओरिएंटल बायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रहा कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का। देन अगर हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, द ओपिनियन दैट द ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी टू इंडिया। इनकी राइटिंग में हमें बार बार इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि इंडिया में कोई यूनिटी नहीं थी। इंडिया में सब लोग बिखरे हुए थे और छोटे छोटे बहुत ज़्यादा राज्य थे जो सिर्फ अपने नेबरिंग स्टेट से लड़ाई किया करते थे। ये तो वो ब्रिटिशर्स थे जिनके आने से भारत में यूनिटी आई। ये ओपिनियन है इम्पेरियलिस्ट आइडियोलॉजिकल हिस्टोरियोग्राफिकल राइटर्स का। ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत में एकता लाई, अदरवाइज भारत में सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी और कोई भी तरीके का इंटीग्रेशन नहीं था। जो थर्ड थियोरी है, द नोशन ऑफ सोशल ड्राविनिज्म। द इंग्लिश कंसिडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर टू द नेटिव्स एंड द फिटेस्ट टू रूल। सो ये जो इंग्लिश थे उनका मानना था कि सोसाइटी में वो बेहतर है। वो नेटिव्स अगेन हमारी मीनिंग हो गई देसी लोग, जो हम यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं, इंडियंस हैं, वो इन्फीरियर हैं। और सबसे बेहतर कौन है? सुपीरियर ब्रिटिशर्स। इसलिए जो सबसे अच्छा होगा वही सबसे ज़्यादा फिट है राज्य करने के लिए, फिटेस्ट टू रूल। सो उनकी एक और ये सोच थी कि सबसे ज़्यादा सोसाइटी में अच्छे, सुपीरियॉरिटी में सबसे ऊपर और सबसे बेहतर राज्य करने के लिए ब्रिटिशर्स और इंग्लिश ही हैं। सो जो यहाँ के नेटिव्स हैं, इंडियंस, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो ब्रिटिशर्स को उन पर राज करने दें क्योंकि वो सबसे बेहतर हैं। ये भी था एक ओपिनियन ऑफ द एंग्लिसिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियोरी है, इंडिया व्यूड एज अ स्टैग्नेंट सोसाइटी विच रिक्वायर्ड गाइडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। सो ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडिया जो है एक बिल्कुल थकी हुई, रुकी हुई सोसाइटी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है और इसे गाइडेंस चाहिए, किनकी? ब्रिटिशर्स की, ताकि वो आगे बढ़ पाए। और उनके इस थॉट प्रोसेस को नाम दिया गया वाइट मैन्स बर्डन। क्या होता है वाइट मैन्स बर्डन? सो इस थियोरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो वाइट्स हैं, वाइट्स जैसे कि यूरोपियंस हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो जो है खुदा के ज़रिए भेजे गए हैं। मतलब जो गॉड है उन्होंने वाइट्स को बनाया ही इसलिए है कि वो जाएं और जितने भी नॉन वाइट्स हैं उन पर रूल करें, उन्हें बेहतर बनाएं। क्यों? क्योंकि वाइट्स जो है रेशियली सुप्रीम है।
उनका मानना था कि वाइट्स जो है वो रेशियली सुप्रीम है और नॉन वाइट्स जो हैं उन पर वाइट्स को रूल करना चाहिए और उन्हें बेहतर बनाना चाहिए, और ये बोझ उन पर डाला गया है। किन पर? वाइट मैन पर ये बर्डन, ये बोझ डाला गया है कि आप जाएं और नॉन वाइट्स को गाइडेंस दे, उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं, क्योंकि उन्हें कुछ आता नहीं है। ये आइडियोलॉजी थी वाइट मैन बर्डन की। और ब्रिटिशर्स भी इंडिया में बार बार इसी थ्योरी को प्रोपोगेट करते थे कि हम तो यहाँ पर आपके भले के लिए आए हैं, आपकी चीज़ों को बेहतर बनाने आए हैं, ये तो हमारे ऊपर एक बोझ है जो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ये था वाइट मैन का बर्डन, जो कि वेरी हिस्टेरिकल है इफ़ यू आस्क मी। देन उनका फिफ्थ जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था स्टैब्लिशिंग पैक्स ब्रिटानिका टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस टू अ बिकरिंग सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ नहीं था, बस वो एक बिकरिंग, लड़ाई करती हुई, झगड़ा करती हुई सोसाइटी थी। वो तो हम थे, हमारे आने से इंडिया में पीस आया। हम ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर और कुछ रेगुलेशन और कुछ कानून लाए, अदरवाइज इंडिया कुछ नहीं था, बस एक बिकरिंग सोसाइटी थी। ये भी एक आइडियोलॉजी है ऑफ आई एम सो सॉरी, ये भी एक आइडियोलॉजी है एंग्लिसिस्ट अप्रोच की। और पैक्स ब्रिटानिका की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो पैक्स ब्रिटानिका जो है ये एक तरीके का पीस टाइम पीरियड है, जो जहाँ पर पूरी दुनिया में बहुत ही पीस था। और ये टाइम पीरियड है 1815 से लेके 1914 के बीच का, और इस वक्त जो है ब्रिटेन सबका लीडर बना हुआ था। अगर हम 1815 कह रहे हैं तो ये नेपोलियनिक वॉर से शुरू होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। तो ये जो ऑलमोस्ट 100 साल का जो टाइम पीरियड है, इसे हम पैक्स ब्रिटानिका भी कहते हैं। So that was the approach of the Britishers, colonial approach towards the historiography. लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉलोनियल अप्रोच देखना है तो वो होगा नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जो कि नेशन के लोगों ने लिखी है। और हमारे केस में इंडियंस हम कह सकते हैं। हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, हम हिस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं, वो आएगा नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। जो नेशनलिस्ट अप्रोच था इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन विच टेंड्स टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स। जो नेशनलिस्ट अप्रोच था, इसका ऑफकोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वो लोगों में देश प्रेम की भावना को जगा रहा था, वो लोगों को एकजुट कर रहा था, हमें यूनिफाई कर रहा था। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक मल्टी रिलीजियस मुल्क है, जहाँ पर कास्टिज्म भी है, जहाँ पे इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, और हमारे यहाँ डेफिनेटली क्लास डिफ्रेंसिएशन भी है। अमीरी और गरीबी के बीच में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सड़क है। और इन सभी चीज़ों के बावजूद जो नेशनलिस्ट अप्रोच है उसने हमें एकजुट किया, हमें यूनिफाई किया। ये जो अप्रोच है नेशनलिस्ट अप्रोच लुक्स एट द नेशनल मूवमेंट एज अ मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल। ऑफ कोर्स हमारी जो भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी, हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, वो एक मूवमेंट सिर्फ किसी एक भाषा के लोगों का या एक मजहब के लोगों का नहीं था। ये मूवमेंट था इंडियंस का, हर भारतीय का ये मूवमेंट था। और नेशनलिस्ट अप्रोच इसी के बारे में बात करता है। And it also talks about which grew out of the growing awareness among all people of the exploitative nature of colonial rule. और ये कब जागा, कब हम लोगों में ये जज्बा पैदा हुआ कि हमें एक साथ लड़ना है, जब हमें समझ में आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें पता चला कि हमें कैसे ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ऑफ कोर्स ये किसके ज़रिए हो रहा था? कॉलोनियल रूल के ज़रिए। तो जब ये अवेयरनेस, जब ये जागरूकता लोगों में फैली कि हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, तो हम एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ने निकले। ये जो अप्रोच है ये बनाया गया था एज अ रिस्पॉन्स, एक जवाब के तौर पर टू द कॉलोनियल अप्रोच, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड ये भी हमें नोट करने की ज़रूरत है कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं मॉडर्न इंडिया के, हम मॉडर्न इंडिया स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वो 1947 से पहले नहीं थे। हम जो आज मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियोग्राफी की बात कर रहे हैं, ये जो हिस्टोरियोग्राफर थे वो आज़ादी के बाद ही ज़्यादा लिखना शुरू करते हैं।
नेशनलिस्ट अप्रोच मौजूद था आज़ादी से पहले भी, लेकिन वो किस चीज़ के बारे में लिखता था? वो एंशियंट और मिडीवल पीरियड के बारे में लिखता था। मॉडर्न इंडिया के बारे में लिखना 1947 के बाद से शुरू हुआ है। क्या लिखते थे हम एंशियंट और मिडीवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में? हम बताते थे हमारे देश के लोगों को और दुनिया को कि एंशियंट इंडिया में हम क्या थे। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से आने वाले लोग हैं। हम दुनिया की वन ऑफ द वेरी 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, लिटरेचर में हम विश्व गुरु थे। हम क्या थे एंशियंट इंडिया में? मिडीवल इंडिया के वक्त हमारे पास जो दौलत थी, हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। देश विदेश से लोग भारत में चीज़ें सीखने, समझने, जानने और ट्रेड के लिए आते थे। ये था हमारा गोल्डन इंडियन हिस्ट्री का पीरियड। और कैसे मॉडर्न इंडिया के आते आते हम पर इतने रेस्ट्रिक्शंस लग गए और हमारी सोसाइटी बिकर होने लगी, और कैसे हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, हर चीज़ को तबाह किया गया। ये सब हम पढ़ते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच के जरिए। हाउएवर ऐसा देखा जाता है कि इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी के अंत में एक डिफरेंट राइटिंग सामने आई, और वो थी बहुत ही डिटेल्ड और साइंटिफिक क्रिटिसिज्म। किस चीज़ का? कॉलोनियलिज्म का। और ये लोग स्पेसिफिकली एक फेस की बात करते थे, और वो बात करते थे इकोनॉमिक एस्पेक्ट की। ओके, और बताते थे कि जो एलियन रूल है, एलियन रूल कौन? ब्रिटिशर्स का जो हम पर रूल है, वो कैसे हमारी इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालत है मॉडर्न इंडिया में, वो क्यों इतनी खराब है? क्योंकि एलियन रूल उसे तबाह कर रहा है। और ये कौन लोग थे? ये थे नेशनलिस्ट। और हम अगर देखें तो ये आईएनसी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 1885 में जो बनाई गई, इसके जो अर्लियर लोग हैं, जो इसके फाउंडिंग फादर्स में आते हैं और जो मॉडरेट्स में आते हैं, मोस्टली वो लोग ही थे जिन्होंने लिखा इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी, जिनके बहुत ही फेमस थियोरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको नहीं भूलना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियोरी है जो कि इंडिया को बताता है और इंडियंस को ये बात का एहसास दिलाता है कि हमारे वेल्थ को किस तरीके से भारत से निकाल कर, बहा कर ब्रिटेन, लंदन पहुंचाया जा रहा है। हमारा ही पैसा इंडिया में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। हमारी जो इंडस्ट्री है उसे डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया है, कमर्शियलाइजेशन को तबाह कर दिया गया है। हमारा जो इवन नॉर्मल जो हम लोग खेती बाड़ी करते थे, हमारा जो कल्टीवेशन ऑफ फार्मिंग था, उस पर भी कंट्रोल कर लिया गया है, हेजीमनी आ गई है। हम क्या बोएं इस पर भी हमारा कोई हक नहीं रह गया है। और कैसे इतने डिफरेंट तरीकों के ज़रिए हमारी वेल्थ को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में डेफिनेटली पढ़ेंगे। देन एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तलांग, जी.के. गोखले, डी.ई. वाचा, ये मोस्टली जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नेशनलिस्ट लीडर्स हैं। और इन्होंने इकोनॉमिकली इतना लिखा और लोगों को जागरूक किया कि एक नया दौर ही शुरू हो गया। लेकिन अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये जो है ये नेशनलिस्ट लीडर्स के ज़रिए लिखा गया, ना कि हिस्टोरियंस ने। जैसे कि मैंने कहा 1947 से पहले मॉडर्न इंडियन नेशनलिस्ट हिस्ट्री नहीं इतनी लिखी जा रही थी, लेकिन जो हमारे कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने डेफिनेटली चीज़ें लिखी हैं, जिनमें आते हैं मिस्टर आर.जी. प्रधान, ए.सी. मजूमदार या जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद। ये सब जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कहलाएंगे हमारे मॉडर्न इंडिया के, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लिख रहे हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने ला रहे हैं। आज हमने 2 अपोजिट अप्रोचेस देखे। एक तो था ब्रिटिशर्स का अप्रोच, जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल अप्रोच, और उसके रिस्पॉन्स में जो अप्रोच इंडिया में पैदा हुआ, दैट इज़ अ नेशनलिस्ट अप्रोच। वो दोनों एक दूसरे से कितने अलग है और कैसे दोनों को बेफिटिंग